हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ क्लास 10th आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, जिसका नाम है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये इसका पार्ट 1 है, यानी कि अगर इसका अनदर जो पार्ट 2 है वो उसमें मैं जो बचा हुआ इसका पोर्शन होगा उसको मैं डिस्कस करूँगी। बेसिकली इसमें जो मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है केवल इसके पहले 2 पॉइंट, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। बट इससे पहले एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि किस तरह से हम इसमें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या कर रहे हैं। जो अब तक हमने पूरा पढ़ा है अबाउट द डेमोक्रेसी, उन सब का एक निचोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, यूँ बोला जाए कि निष्कर्ष एक निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर क्या चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में रह करके ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें हैं जो अनदर कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। इस तरीके से हम एक कंपैरिजन करके यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें मैं ऑलरेडी आपको इसका फर्स्ट पॉइंट जो था एक्सेस टू डेमोक्रेसी, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो आज मैं यहाँ से शुरू करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट ये आता है आपका अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटमेट गवर्नमेंट। तो इसमें हम इसके पहले ही दोनों पॉइंट अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्या है मतलब ये दोनों शब्द का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, तो इसको हम जैसे जैसे इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे वैसे इसके मीनिंग भी आपको समझ में आते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी में हैं, जैसे कि मैंने पहली बार भी आपको बताया था जब भी मैंने इस लेक्चर को आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ जो थी बताया ज़रूर था आप सभी को कि जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो लोकतंत्र में रह करके हमारी सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या ज़रूरी होती है, वो होती है हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो मेन जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पहले अपनी जो मेन 3 एक्सपेक्टेशन है हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बाकी पूरे चैप्टर को विस्तार के साथ देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमें राइट मिलना चाहिए टू चूज़ देयर रूलर्स, कि हमें ये अधिकार होना चाहिए कि हम अपने लिए एक सुटेबल रूलर या एक नेता या एक लीडर का यहाँ पर चुनाव कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो वोट डालने का अधिकार है। अब वोट डालने का अधिकार है तो हमें यहाँ पर ये अधिकार दिया गया है कि हम अपने लिए एक लीडर का यहाँ पर चुनाव कर सकें, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से होता है। जो कि आपने ऑलरेडी क्लास 9th में जब वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन बताया गया होगा आपको, तो उसमें बताया होगा कि किस तरीके से जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और किस तरह से इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। बट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको अगेन इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो आता है पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से एक पार्ट बने, किस चीज़ का यहाँ पे जो भी डिसीज़न लिया जा रहा है उसके बारे में हमें यहाँ पर पता हो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब भी जितनी हमारी पूरी जनसंख्या है, इस पूरी जनसंख्या के साथ किसी भी तरह का डिस्कशन कर पाना ये असंभव ही है। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या को पहले तो एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए अगर किसी तरीके से उन्हें एक जगह पे हम एक स्थान पर ला पाने में अगर कामयाब भी होते हैं, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो सभी लोग एक ही साथ एक ही डिसीजन के ऊपर एग्री होंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी हम हर मुद्दे पे तो नहीं चाहते कि हमें वहाँ पे पार्टिसिपेशन मिले, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे जनता ये एक्सपेक्ट करती है क्या, कि हम भी उसका एक पार्ट बने। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बजट से जब निर्धारित किया जाता है, उससे जुड़े हुए किसी एक डिसीजन के ऊपर आपको निर्णय लेने का अधिकार अगर आप बोलेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से अपने ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर अपना एक डिसीजन देने की बात करने लगेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जैसे कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ नियम और कानूनों को अगर लागू करना है तो वो जनता को ध्यान में रख करके किया जाता है कि क्या जनता के लिए वो जो डिसीजन लिया गया वो सही है या फिर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि बेशक सभी मुद्दों पर नहीं, लेकिन जो कुछ मेजर या जो बेसिक जो मुद्दे होते हैं एटलीस्ट उनके ऊपर जो है हमें एक डिसीजन मेकिंग में एक पार्टिसिपेट करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। थर्ड इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। अब बात यहाँ आ रही है, अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेहिता, यानी कि जवाब देगा कौन। जैसे आप लोगों ने की एक बात की जाए, मान लीजिए एक छोटा सा फंक्शन आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, हर एक चीज़ हो गया, लेकिन वहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है ना कि मान लीजिए अगर फंक्शन अच्छा हुआ, फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार,
बुरा हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार। तो इस तरीके की जो बातें आती है, तो वही सेम बात हमारे यहाँ पे किस में आती है, गवर्नमेंट में भी आती है कि अगर हम सरकार बना रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं, तो उस सरकार के द्वारा जो भी काम किए जाएंगे, जो भी पॉलिसीज़ लेके आई जाएंगी, जो बिल पास करवाए जाएंगे, जो कानून बनेंगे, नियम बनेंगे, क्या वो उनके लिए यहाँ पर जवाबदेहिता रखती है या फिर नहीं रखती है, क्या वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये भी कुछ इस तरह के जो प्रश्न हैं ये यहाँ पर उठना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो नीचे एक पॉइंट दिया गया, हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या है, सिटीजन आर देयर दे विल आस्क फॉर आंसर, कि यहाँ पर अब कौन इस बात को पूछेगा, यहाँ पर सिटीजन हमारे पूछेंगे। जैसे कि जो आम पब्लिक है ना, आम जनता, हम यहाँ पर इस बात को पूछेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी एक योजना को उतारा गया है आप लोगों के बीच में, और अगर उस योजना का लाभ जो है समाज के प्रत्येक वर्ग तक नहीं पहुँच रहा है, तो क्या उसके लिए जवाबदेह कौन है, उसके लिए जवाबदेहिता सरकार ही होगी। ठीक है ना, अब सरकार ने योजना बनाई तो सरकार ही उसके बारे में जवाब देगी हमें। तो ये उनसे पूछेगा कौन, योजना तो उठ के नहीं पूछेगी कि आप भाई मुझे बताओ कि मैं सब लोगों तक कैसे नहीं पहुंची हूँ। इसके लिए पूछेगा कौन, इसके लिए पूछेंगे हमारे देश के नागरिक, यानी कि सिटीजन्स जो है ये इसके बारे में पूछेंगे। सॉरी, ये ENS होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं ये इसके बारे में पूछेंगे कि जो भी कार्य आपके द्वारा किया गया है क्या उसके लिए आंसरेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्या हुए, बेसिक एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं हमारी गवर्नमेंट की। इसी के साथ साथ एक जो अनदर क्वेश्चंस जो है वो निकल करके आता है, जिसको हम रिस्पॉन्सिव के तौर पर लेते हैं, हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं साथ ही साथ, कि इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। क्या जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, लोकतंत्रात्मक जो सरकार है, वो यहाँ पर प्रभावशाली है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, डिसीजन मेकिंग के एक मुद्दे को उठाएंगे इन बोथ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक एरिया में। अब बात हम यहाँ पे करते हैं डिसीजन मेकिंग पे। तो किसी भी तरह का अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उसमें क्या किया जाता है, नागरिकों को ध्यान में रख करके कोई भी डिसीजन है वो लिया जाता है। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का जो केंद्र बिंदु है वो यहाँ पे कौन है, ह्यूमन है। ठीक है, ये उसका केंद्र बिंदु क्या है, यहाँ पर ह्यूमन है। जो भी आप डिसीजन लिया जाएगा डेमोक्रेसी में, जो भी नियम बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, वो किसके लिए बनाए जाएंगे, ह्यूमंस के लिए बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो लोकतंत्र यानी जनता की सरकार, जनता का राज। तो जनता के राज में अगर जनता को ही नहीं पूछा जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए जो भी डिसीजन लिया जाएगा डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, वो किसको ध्यान में रख के लिया जाएगा, हमारे देश के नागरिकों को, सिटीजन्स को, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको ध्यान में रख करके किया जाएगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं आपके नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की मैं बात करती हूँ, तो आप लोगों ने हिटलर वाला टॉपिक तो पढ़ा ही होगा, जिसमें अगर हिटलर का मन किया कि चलो जाके किसी पोलैंड पे ही मान लीजिए, वहाँ पे उनको साथ युद्ध करना है, तो उन्होंने क्या किया, सोचा और जाके कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसका जो इम्पैक्ट है वो ह्यूमन बींग्स पे क्या पड़ेगा। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आखिरकार जो इम्पैक्ट है वो ह्यूमन बींग्स पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में हिटलर ने वहाँ पर नहीं सोचा था, है ना। डिक्टेटरशिप था ना, उसने अपने आप ही सोचा, विचारा और खुद जा कर के कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो केवल इसीलिए नहीं किसी डिसीजन मेकिंग में कि वो मनुष्य से संबंधित है, तो उससे रिलेटेड होकर ही हमें यहाँ पे कोई डिसीजन लेना है, बल्कि ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया जाता है कि जैसे मैंने अभी आपको डिक्टेटरशिप का एग्जांपल दिया कि हिटलर का मन किया तो वो उठे और उन्होंने पोलैंड से युद्ध कर लिया। ऐसा कुछ नहीं डिसीजन लिया था। यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन से के पहले क्या किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, डिबेट किया जाता है, और उसके बाद एक जो लास्ट में जो इसका कंक्लूजन निकलता है, उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ही डेमोक्रेसी क्या करती है, किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए सक्षम हो पाती है। ठीक है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात करते हैं, तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि जो रूलर होता है वो किसी भी प्रकार ना कोई उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, ना कोई डिबेट हो सकता है। इवन अगर उसे कोई सलाह भी देना चाहेगा
तो भी वो उसकी बात को वहाँ पर नहीं समझ सकते हैं। नॉर्मली ये नॉन डेमोक्रेसी ही क्यों, अगर हम यहाँ पे मोनार्ची की भी बात करेंगे तो ये दोनों ही चीज़ें पहले क्या करेंगी, अपने हित को देखेंगी। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के हित में क्या है, अहित में क्या है, इन बातों को ध्यान में रख कर के ही किसी तरह के डिसीजन को लिया जाता है। इन डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग इज द बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। मतलब कि जब भी डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसके ऊपर, मैंने अभी बोला ना आपसे कि हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने से पहले उसके ऊपर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, एंड आफ्टर दैट कहीं किसी एक प्रोसेस के बाद जा कर के ही हम उस डिस्कशन के ऊपर जो है अपना निर्णय ले पाते हैं। तो इसमें जो डेलिब्रेशन है, डेलिब्रेशन का आप यहाँ पे कह सकते हैं कि विवेचना किया जाता है, एंड नेगोशिएशन उसमें जब सभी के सभी लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे आकर के एग्री हो जाते हैं, तब जाकर के वहाँ पे क्या किया जाता है, डिसीजन को आगे बढ़ाया जाता है। सेकंड जो इसका पॉइंट आता है डेमोक्रेसी का, वो होता है ट्रांसपेरेंसी होता है, कि जब भी डेमोक्रेसी में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वो कैसा होता है, पारदर्शिता पूर्वक होता है। पारदर्शिता पूर्वक कैसे, कि मान लीजिए जो नियम लिया गया उसके ऊपर हमने इतना सारा डिबेट किया, डिस्कशन किया, विवेचनाएं की, तो उसके बाद जो भी निकल के आएगा वो बहुत ही अच्छा निकल करके आएगा। हालांकि ठीक है, हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी थोड़ा स्लो हो जाती है, कभी कभार थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसमें कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेती है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी जो भी इसके बाद में एट लास्ट में जो कंक्लूजन जो निकल करके आता है, वो कंक्लूजन क्या होता है, एकदम बेस्ट वाला निकल के आता है, मतलब बहुत ही अच्छा सा निकल करके आता है। जबकि नॉन डेमोक्रेसी में अगर बात की जाती है कि जो निर्णय लिया जाता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं डेमोक्रेसी में तो वो पब्लिक को ध्यान में रख करके करते हैं, और कहीं ना कहीं पब्लिक भी क्या जानती है कि अगर हमारी सरकार ने हमारे लिए कुछ भी किया तो वो हमें ही ध्यान में रख के करेगी। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री या तो डिक्टेटरशिप हो सकती है या फिर मोनार्ची, दोनों ही हो सकती है। ठीक है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि जो भी निर्णय लेते हैं उसमें किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, मतलब वो निर्णय जनता के सामने नहीं होते, वो निर्णय केवल निर्णय लेने वाले जो राजा होते हैं ये उन्हीं के पास ही रहते हैं कि वो किस बात के ऊपर निर्णय ले रहे हैं, किस बात पे निर्णय नहीं ले रहे हैं। जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये क्या है, इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी होती है। अगर कोई डिसीजन उन्होंने लिया, पूरे डिबेट डिस्कस